हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आरपीएससी का एक नया पेपर है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। कौन सा पेपर था? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्ज़ाम डेट कब हुआ था भाई? 25 अप्रैल 2018 को। और आंसर की इसकी जारी की गई थी 4 जून 2018 को। इसमें राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं 60 क्वेश्चन का डिस्कशन अपन करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? ये आ गया पहला क्वेश्चन, 60 हुआ। पहला क्वेश्चन अपना जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। हल्की मिट्टी की प्रतिकृति जो है कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई। हाथीदांत का कंगा प्राप्त हुआ है, वर्षभ की तांबे की प्रतिकृति भी प्राप्त हुई और मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता की खोज अमरानंद घोष ने करी थी 1952 में। और इसका उत्खनन जो किया था बीके लाल और बीबी थापर ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर ने कब किया था? 1961 से 1969, 1961 से 1969 के मध्य। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से आपको बेल नकार मोहरे भी प्राप्त हुई, भूकंप के साक्ष्य भी मिले, ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई। ठीक है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अधोलिखित पुरातत्ववेताओं में कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीबी लाल। बीबी लाल का जो संबंध है ये कालीबंगा के उत्खनन करता था। ठीक है। बाकी आर सी अग्रवाल ये आहड़ आहड़ से संबंध है इनका। ए के व्यास का इनका भी संबंध आहड़ से है। एच डी साकलिया इनका भी संबंध आहड़ से है, लेकिन बीबी लाल का जो संबंध आहड़ से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मंडन की कृति राजवल्लभ, ये बिल्कुल सही है। एक तरफ देखो विद्वान का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उनके कृति या ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो मंडन की जो कृति है वो राजवल्लभ है, बिल्कुल सही आंसर आपका। नाथा की वास्तु मंजरी ये भी सही है। गोविंद की द्वार दीपिका ग्रंथ है, इनका भी ये भी सही है। लेकिन कान्हा व्यास का संबंध विजय स्तंभ के अभिलेख से नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खातोली की लड़ाई में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? तो 1517 में खातोली की लड़ाई में जो राणा सांगा ने पराजित किया था वो इब्राहिम लोदी। किसको पराजित किया था भाई? इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का जो सुल्तान था वो सिकंदर लोदी था। कौन था भाई? सिकंदर लोदी। राणा सांगा का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 1509 में हुआ था। कब हुआ था? 1509 ईस्वी में हुआ था। और उस समय दिल्ली का जो शासक था वो सिकंदर लोदी था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु राणा प्रताप से मिले थे? तो ये चूलिया नामक स्थान पर राणा सांगा से मिले थे भामाशाह, और इन्होंने नगद सोने के सिक्के दिए थे। इस प्रकार राणा प्रताप की सहायता की थी। ठीक है, इसलिए राजस्थान का भामाशाह इन्हें कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राव मालदेव के दो सेनानायक जो गिरी सुमेल में शेरशाह के विरुद्ध लड़े थे, यानी राम मालदेव के वो दो सेनानायक जो गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह के विरुद्ध लड़े थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेता और कूपा। जेता और कूपा जो कि मालदेव के सेनापति थे, इन्होंने शेरशाह के विरुद्ध लड़ाई करी थी युद्ध में। और कौन सा युद्ध था? गिरी सुमेल का। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। ठीक है। और इसी युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
जसवंत सिंह जो स्वयं एक कवि है, विद्वान थे, कई ग्रंथ रचे इन्होंने। निम्नलिखित में से जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथों को पहचानिए। ठीक है, रचित ग्रंथों को पहचानिए। पहला है भाषाभूषण, दूसरा आपका प्रबोध चंद्रोदय नाटक, तीसरा सिद्धांत सार, चौथा अनुभव प्रकाश। तो ये चारों ग्रंथ ही जसवंत सिंह द्वारा रचित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा भूषण भी जसवंत सिंह का ग्रंथ है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक भी इनका ही ग्रंथ है, सिद्धांत सार भी इनका ही नाटक है, अनुभव प्रकाश भी इनका ही नाटक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 69। दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों लेकर गया था? तो दुर्गादास राठौड़ जो है शहजादे अकबर को जो दक्कन ले जाने का जो कारण था, ये औरंगजेब का मारवाड़ से ध्यान हटाना चाहते थे दुर्गादास। ठीक है, और ये शहजादा जो अकबर था ये औरंगजेब का पुत्र था जिसने विद्रोह कर दिया था। तो दुर्गादास ने क्या करा, जो औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर था उसको दक्कन ले गया था। इसका उद्देश्य इसके पीछे जो था और दुर्गादास का वही था कि औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे वो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजपुताना एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर बंगाल और मनिहारी बिहार में किलों का निर्माण किया। राजपुताना एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर बंगाल और मनिहारी बिहार में किलों का निर्माण किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराज मानसिंह प्रथम। महाराज मानसिंह प्रथम होगा। ठीक है, ये मिर्जा मानसिंह थे, इनका जन्म जो हुआ था मौजमाबाद में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1615 के अंदर हुई थी। ठीक है, इलीचपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाया गया था। जो इनका स्मारक जो बनाया गया था वो बारडोली उदयपुर के अंदर बनाया गया था। कहाँ बनाया गया भाई? बारडोली उदयपुर के अंदर इनका स्मारक बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो 28 मई 1857 को हुआ था और नसीराबाद से हुआ था। कहाँ हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको समाचार पत्र दे दिए गए, एक तरफ आपको संपादक दे दिए गए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें अपन सुमेलित करते हैं। सबसे पहले राजपुताना गजट का संबंध मौलवी मुराद अली। राजस्थान समाचार का जो संबंध है मुंशी समृद्धान से। ठीक है, सर्वहित का जो संबंध है इनके जो संपादक है वो पंडित राम प्रताप है, जबकि लोकवाणी के जो संपादक है वो देवी शंकर तिवारी है। ठीक है, राजपुताना गजट मौलवी मुराद अली, राजस्थान समाचार मुंशी समृद्धान, सर्वहित पंडित राम प्रताप, लोकवाणी देवी शंकर तिवारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में कौन सा वर्साई की शांति संधि का एक हस्ताक्षर करता था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने वाले राजस्थान की तरफ से जो थे वो महाराजा गंगा सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगलों और पेशवाओं के मध्य धौलपुर समझौते में किसने मध्यस्थता कराई थी? ठीक है, तो मुगलों और पेशवा के मध्य पहले धौलपुर का जो समझौता हुआ था वो 1741 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गाइस? 1700। ये तिथि इंपॉर्टेंट आप याद रखना। दूसरा मध्यस्थता जो कराने वाले थे वो सवाई जयसिंह थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सवाई जयसिंह बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन लाल सेठी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित किए गए विद्यालय का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। उस विद्यालय का नाम वर्धमान विद्यालय था। यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारियों को
प्रशिक्षण देते थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जयपुर प्रजामंडल में निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा आज़ाद मोर्चा का सदस्य नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले आज़ाद मोर्चे की जो गठन किया गया था, कब किया गया था भाई, 1942 में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो बाबा हरीश चंद्र थे। कौन थे भाई, बाबा हरीश चंद्र। और इसके अंदर जो सदस्य थे, एक तो बाबा हरीश चंद्र हो गए आपके, दूसरे जो हो गए रामकरण जोशी, तीसरा आपके दौलतमंद भंडारी। तो इसका जो सदस्य नहीं थे हीरालाल शास्त्री, जो कि आज़ाद मोर्चा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था, यानी वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, ये आपको बताना है। पहले वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था, ये तिथि आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। और वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, ठीक है। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो उदयभान सिंह को बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो संबंध था वो धौलपुर से थे। और मत्स्य संघ के अंदर राजस्थान के 4 जिले शामिल कर लिए गए। तो कौन से जिले, ए, बी, सी और डी। ए से अलवर हो जाएगा, बी से भरतपुर, सी से करौली आपका, डी से धौलपुर। अच्छे से याद रखना, ठीक है। और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो तिथि आपके सामने लिखी हुई 18 मार्च 1948। कब हुआ था भाई, मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत है, यानी जहाँ चट्टानें पाई जाती है, तो वो रेतीला शुष्क कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, बालू का स्तूप से जो मुक्त प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर चट्टानी क्षेत्र है, जिस चट्टानी को हम्मादा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हम्मादा जो है ये चट्टानें यहाँ पर अनावृत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है। तो डांग जो है वो राजस्थान के पूर्वी मैदान का हिस्सा है। कौन से मैदान का हिस्सा है भाई, पूर्वी मैदान का हिस्सा है। और डांग की जो रानी कहा जाता है वो करौली को कहा जाता है। डांग की रानी किसे कहा जाता है भाई, करौली को कहा जाता है। और डांग का होता है जब भाई, जब भीड़ होते हैं, यानी जो चंबल नदी जब भीड़ का निर्माण कर देती है, वो जब घने जंगल होते हैं उसे डांग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ताराबालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिलों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, जैसलमेर और गंगानगर। जैसलमेर के पोखरण और गंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में ताराबालू का स्तूप पाया जाता है। ताराबालू का स्तूप का मतलब ये होगा कि मिट्टी से ऐसी आकृति का निर्माण होता है जिससे जैसे तारा बना हुआ होता है, ठीक है। इसे ताराबालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये एक प्रमुख जल विभाजक है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में वर्षा वितरण इससे प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो देखो पहला मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये धात्विक खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन नंबर एक, ये प्रमुख जल विभाजक है। अरावली जो एक प्रमुख जल विभाजक है। दूसरा देखो बी जो दिया हुआ है ये समस्त लिखने से गड़बड़ होगी कि भाई राजस्थान की सारी नदियों का उद्गम स्थल अरावली नहीं है, ठीक है। जैसे जैसलमेर से निकलती है, जोजरी नदी जैसलमेर से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नदियाँ एमपी से आती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा जो कि राजस्थान में वर्षा का वितरण इसमें प्रभावित नहीं होता, ये गलत होता है। अगर नहीं होता तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है अपन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ए डब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु कौन कौन से जिलों में पाई जाती है कोपेन के अनुसार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़, ठीक है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाभान्वित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के अंदर जो मावठ की वर्षा को उसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, राजस्थान में वैसे पानी कम होता है, एक दो अच्छी बरसातें हो जाती है तो गेहूं जो होता है उनकी जो फलियाँ होते हैं, गेहूं के जो दाने होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। और ये जो मावट आती है भूमध्य सागरीय चक्रवात से आती है। ठीक है, और इसका संबंध पश्चिम विक्षोभ से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सर्वाधिक जो औसत वर्षा प्राप्त करता है वो कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है, या राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? तो राजस्थान में जो त्रिकुट पर्वत स्थित है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है गाइस? जैसलमेर में। जबकि अगर त्रिकुट पहाड़ी पूछ लेता तो वो करौली में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी का स्थित है करौली में। और जैसलमेर की जो स्थापना हुई थी वो 1155 में राव जैसल भाटी ने की थी। किसने की थी भाई? राव जैसल भाटी ने की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट की सहायता से कीजिए। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अपन जरगा, एक तरफ चोटियाँ दी हुई एक तरफ ऊंचाई दी हुई है। तो जरगा की जो ऊंचाई है वो देखो 1431 मीटर हो गई। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई 1442 हो गई। तारागढ़ की 873 और नागपाट की 795। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2121 का लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ देखो 21345। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा जैसे गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा रघुनाथगढ़ शिखर की बात करते हैं तो उसकी जो ऊंचाई 1055 है। ठीक है, ठीक है। कमलनाथ चोटी जो कि उदयपुर में पड़ती है 1001 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो नेक्स्ट बैराट की बात करते हैं तो 704 मीटर ऊंची है। बैराट जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, कितने मीटर ऊंची है? 704 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, तोजा भाकर और इसराना भाकर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये पहाड़ियाँ स्थित है। तोजा भाकर और इसराना भाकर क्या पहाड़ियाँ है जो कि जालौर जिले में स्थित है। ठीक है, तोजा भाकर और इसराना भाकर, ये वैसे मिसप्रिंट हो चुका है। तोजा भाकर नहीं रोजा भाकर लिखना चाहिए था इसको, रोजा भाकर। तो इसको तोजा भाकर लिखते हैं, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है कि रोजा भाकर है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। शहर सिरोही में सुमेलित है, रघुनाथगढ़ ये अजमेर में नहीं है भाई। ये ऑप्शन आपका बी नंबर जो सही होगा, रघुनाथगढ़ में नहीं, ये सीकर में। कहाँ स्थित है भाई? सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई मैंने आपको अभी बताई थी जस्ट 1055 है। शहर की ऊंचाई जो है 1497 मीटर है। कितनी भाई? 1497 मीटर है। ठीक है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई जो है 1225 मीटर, 1224 मीटर या 25 मीटर। वैसे ऑथेंटिक बुक में 24 लिखा हुआ है तो आप 24 ही मान लो, 1224 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अपन। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए माही, बी कांतली, से साहिबी, दे गंभीरी। तो आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां हैं वो आपके ऑप्शन नंबर से जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कांतली नदी भी आंतरिक प्रवाह की और साहिबी नदी भी आंतरिक प्रवाह की, ये दोनों नदियां आंतरिक प्रवाह वाली नदियां है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। पार्वती जो है वो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। मासी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, ये आपकी बनास की सहायक नदी है, लेकिन पार्वती जो है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी बनास नदी जो है ये अरब सागर की नदी तंत्र का भाग है, ना कि बंगाल की खाड़ी के नदी तंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अफीम उत्पादक नहीं करता है? यानी कौन से जिले में अफीम का उत्पादक
उत्पादन नहीं होता, उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, अजमेर। बाकी चित्तौड़ में अफीम होती है, प्रतापगढ़ में होती है, कोटा में होती है, लेकिन अजमेर में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2015-16 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला धनिया उत्पादन में अग्रणी था? तो 2015-16 में जो धनिया में अग्रणी था वो झालावाड़ था। और अभी वर्तमान में जो है जिला अग्रणी है वो 12 जिला अग्रणी है धनिया के मामले में, यानी हाड़ौती के पठार में राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है। माही कंचन एक किस्म है, तो माही कंचन और माही धवल जो है वो मक्के की किस्म है। किसकी है भाई? माही धवल और माही कंचन जो है मक्के की किस्म है, जबकि माही सुगंधा जो है वो चावल की एक किस्म है। माही सुगंधा चावल की एक किस्म है, माही धवल और माही कंचन जो कि किसकी है, वो मक्के की किस्म है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा समूह राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, मक्का, बाजरा, ज्वार और अरहर। ये जो सारी फसलें हैं खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1977-78 के अंदर राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्व प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल वर्ष भर उच्च शुष्कता की जो दशाएं हैं, इसी कारण वर्ष भर जो उच्च शुष्कता की दशाएं है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में, लेकिन अब ये सवाल अगर बनेगा तो इसमें सलेमाबाद का जो नाम बदल दिया गया है, निम्बार्क नगर इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो निम्बार्क नगर में, और ये निम्बार्क नगर जो पड़ता है अजमेर में पड़ता है, किशनगढ़ के बिल्कुल करीब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोटा में स्थित कंसुआ मंदिर समर्पित है। तो कोटा में जो कंसुआ मंदिर स्थित है वो शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? शिव जी को समर्पित है। एक सवाल कोटा से और पूछा जाता है कि चार चौमा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोटा के अंदर स्थित है भाई, याद रखना, कई बार ये सवाल पूछा एग्जाम्स के अंदर, चार चौमा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का मेला कितने दिन चलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल 6 दिन चलता है। कितने दिन चलता है भाई? 6 दिन। और अगर मुस्लिम मंथ की बात करें तो कौन से महीने में ये मेला लगता है? तो ये रजब में लगता है। ठीक है, मुस्लिम मंथ है रजब एक, जिसमें रजब की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलूजी की सवारी निकाली जाती है, यानी वे क्षेत्र उसका नाम बताना जहाँ इलूजी की सवारी निकलने की परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इलूजी की जो सवारी निकाली जाती है वो बाड़मेर में निकाली जाती है, और इलूजी की जो बारात निकाली जाती है वो जालोर में निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? नाली, मगरा, मालपुरी, सोनाड़ी नस्लें हैं। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सारी भेड़ की नस्लें हैं। ठीक है, और राजस्थान में जो है 8 प्रकार की भेड़ की नस्लें पाई जाती है। ठीक है, और हाल ही में एक नई नस्ल है खेरी नस्ल, जो कि पाली के आसपास पाई जाती है। ये सवाल पूछा गया कि खेरी नस्ल है, तो भेड़ की नस्ल है खेरी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संत चरणदास का साहित्य किस बोली में मिलता है? तो संत चरणदास जी का जो साहित्य मिलता है वो मेवाती भाषा में मिलता है। कौन सी भाषा में मिलता है भाई? मेवाती भाषा में आपको मिलता है। और संत चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वो अजमेर के अलवर के डेरा में हुआ था, अलवर के डेरा में, और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो वर्तमान के अंदर दिल्ली में है। हस्तकला जिसके लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। तो कुदरत सिंह का जो संबंध था वो मीनाकारी से था सर। ठीक है,
कुदरत सिंह का जो संबंध था वो मीनाकारी से था। इनको पद्मश्री जो मिला था वो 1974 में मिला था। कब मिला था? 1974 में मिला था। कब मिला था? 1974। और कुदरत सिंह का जो संबंध है वो मीनाकारी से है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी? तो कौन सा शासक था? तो वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। उमेद सिंह प्रथम के काल के अंदर शिकार का जो चित्रण है वो कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी थी। ठीक है, इसके अलावा ये भी सवाल बना कि शिकार शैली का संबंध है कोटा से, और एक सवाल ये भी बना कि पशु और पक्षियों की जो शैली है वो बूंदी चित्र शैली है। कौन सी शैली है? बूंदी चित्र शैली है। चौतारा, भपंग व कामायचा नामक लोकवाद्य, तो ये तत्वाद्य है, तार से बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर चौतारा, भपंग और कामायचा जो है तत्वाद्य यंत्र होते हैं जो कि तार से बने होते हैं। सुशीर वाद्य जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। अमृत जो चमड़े के बने होते हैं। घन जो मेटल यानी धातु से बने होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नृत्य जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य पे? ढोल नृत्य, जो सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ख्याल जो संत पीर शाहली और तुकनगीर ने मेवाड़ क्षेत्र में रचा था। ठीक है, ये ख्याल है, इसका संबंध जो कि मेवाड़ में रचा गया था। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुर्रा कलंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 112। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखो कितना अच्छा सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाथ द्वारा। गुलाबी गणगौर का जो संबंध है वो नाथ द्वारा से। कहाँ से है? गुलाबी गणगौर का संबंध नाथ द्वारा से है। और अपनी जो गणगौर मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? तो वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। खाली गणगौर, मैंने गुलाबी गणगौर नहीं कहा। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। गणगौर का संबंध देखो अपने कहाँ से है? जयपुर से है। जबकि गुलाबी गणगौर का जो संबंध है वो नाथ द्वारा राज संबंध से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदोली सामला पड़ला किस समारोह से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर के किस अंग पर राजस्थान की महिलाएं गोखरू पहनती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कलाई पर पहनती है। ठीक है, शरीर के किस अंग पर गोखरू पहना जाता है? तो ये कलाई पर पहना जाता है। गोखरू जो है महिलाओं का आभूषण होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और एक और आभूषण जो कि आरपीएससी ने हाल ही में एक एग्जाम में पूछा था, वो पूछा था कोकरू। कोकरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कोकरू जो आभूषण पहना जाता है वो कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है। ध्यान रखना, इसमें सिमिलरिटी है। ये गोखरू, ये कोकरू। कोकरू जो पहना जाता है कान में पहना जाता है, जबकि गोखरू जो पहना जाता है वो कलाई के ऊपर पहना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 115वां क्वेश्चन अपना जो है, राजस्थान के किस दुर्ग में धाराधारगढ़ नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौमुहागढ़। ठीक है, चौमुहागढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? इसकी जो स्थिति जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो केसरिया नाथ जी का जो मेला आयोजित होता है वो दुलेव में होता है। कहाँ होता है भाई? दुलेव के अंदर। ठीक है, दुलेव का पड़ता है अपने उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें 13 मंजीरे होते हैं जो कि शरीर पर बांधकर पैरों और हाथों में बांधकर किया जाता है। पैरों और हाथ में बांधकर किया जाता है। इसके जो प्रमुख नृत्यांगना है वो मांगी बाई है, और इसके जो कलाकार है वो लक्ष्मण कामड़ है। कौन है भाई? लक्ष्मण कामड़। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक देवताओं का कौन सा युग्म बालीनाथ का शिष्य था? तो इसका जो सही आंसर पूछा ये है कि यार कौन सा युग्म जिसमें है जिनके शिष्य बालीनाथ जी के शिष्य है? तो देखो ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करते हैं अपन, हड़पू जी और रामदेव जी। रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ थे और हड़पू जी के गुरु भी बालीनाथ जी। ठीक ठीक है, अब ये है कि
दोनों के गुरु कौन हो गए? बालीनाथ जी। और ये हड़पू जी जो थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। रामदेव जी का जो तीर्थ स्थल है वो रुनेजा जैसलमेर के अंदर होता है, ठीक है। वो रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि रामदेव जी का मेला कब लगता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन अपना क्या है? मृतिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले? ये रंग महल से मिले हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने नोट्स में जरूर ऐड करना आप, कि मृतिका शिल्प के जो प्रमाण मिले अपने को रंग महल से मिले। और रंग महल की जो स्थिति है वो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। रंग महल कहाँ स्थित है भाई? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाखड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बाखड़ी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है गाय और भैंसों के लिए किया जाता है, ठीक है। जिनका दूध अच्छा होता है, गाढ़ा दूध होता है जिनको, उसको कहते हैं बाखड़ी भैंस या बाखड़ी गाय। समझे आप हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज में जो कहते हैं। तो बाखड़ी का जो संबंध है वो गाय और भैंसों से, ठीक है। बाखड़ी का संबंध किससे? गाय और भैंसों से है, ठीक है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप मेरे इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने साथियों से। आप अच्छे से नोट्स भी तैयार करें, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो।